भारत पर सर्वप्रथम ईरान देश ने आक्रमण किया था? कौन क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम ईरान देश आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि ईरान के सम्राट का नाम क्या था? तो ईरान के सम्राट का नाम साइरस था, यानी कुरु भी कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ईरानी संपर्क से भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सी नई लिपि का प्रचलन हुआ? ईरानी संपर्क से भारत के जो पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग में वो कौन सी लिपि का प्रचलन हुआ? तो खरोष्टी लिपि का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है खरोष्टी लिपि किस लिपि से मिलती जुलती थी? खरोष्टी जो लिपि है वो किस लिपि से मिलती जुलती है? तो खरोष्टी लिपि जो है फारसी की तरह है, जो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। जो खरोष्टी लिपि है वो फारसी की तरह है, जो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि साम्राज्यों को सूबों में बांटना, राजाज्ञा को शिलालेखों में खुदवाना एवं पत्थरों से महल बनाना भारतीयों ने कहाँ से सीखा? तो ये जो है ईरानियों से सीखा था। कहाँ से सीखा दोस्तों? ईरानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि ईरान के हखामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ईरान में एक साम्राज्य था हखामनी, इसके संस्थापक थे साइरस। कौन थे दोस्तों? साइरस। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ईरान के सम्राट साइरस के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक कौन था? ईरान के सम्राट साइरस के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक डेरियस था। कौन था दोस्तों? डेरियस था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण कौन थे? तो भारत पर जो प्रथम यूरोपीय आक्रमण हुआ था वो सिकंदर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? तो सिकंदर यूनान का रहने वाला था और यूनान का दूसरा नाम ग्रीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। क्या था दोस्तों? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगले क्वेश्चन है कि फिलिप किस प्रदेश का राजा था? फिलिप किस प्रदेश का राजा था? तो फिलिप मकदूनिया का राजा था। कहाँ का दोस्तों? मकदूनिया का राजा था फिलिप। आगे देखेंगे और इसमें तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने किस पहाड़ी दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया था? तो सिकंदर ने हिंदू कुश पहाड़ी दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि उस समय पंजाब का राजा कौन था? जब सिकंदर भारत पर आया था तो उस समय राजा कौन था? तो पोरस था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था 327 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया था दोस्तों सिकंदर ने आक्रमण भारत पर? 327 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण सिकंदर ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध किस वंश का शासक था? देखो ये तो पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा 13 नंबर में कि जब सिकंदर आक्रमण किया था तो उसमें पंजाब का राजा कौन था? तो पोरस था। अब कह रहा है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें मगध का राजा कौन था? वैसे मगध पर किस वंश का शासक था? तो मगध पर जो है नंद वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से किस प्रकार की सहायता मांगी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से किस प्रकार की सहायता मांगी? तो चंद्रगुप्त ने सिकंदर से यही सहायता मांगा था कि मगध पर जो नंद वंश का शासन है इसको समाप्त किया जाए। और तो जब ये करने को कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने तो सिकंदर सीधे मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। 17 नंबर है कि सिकंदर और पोरस के बीच हुई लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसमें सिकंदर की विजय हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने पंजाब का जीता हुआ भाग पोरस को क्यों वापस कर दिया? तो सिकंदर ने पंजाब का जीता हुआ भाग पोरस को
इसलिए वापस कर दिया कि उसके वीरता से वो प्रभावित हुआ। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। 20 नंबर है कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से क्यों इनकार किया? इसलिए इनकार किया कि सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी और वापस घर लौटना चाहती थी, इसलिए इनकार कर दिया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की जो मृत्यु है 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुआ था। जब वो भारत से यूनान लौट रहा था तो उसी दरमियान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। सेलुकस कौन था? तो सेलुकस जो है सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर के मृत्यु के बाद जीते गए जितने भी एशिया के भूभाग थे उसके शासक बन गया। कौन बन गया बच्चा? तो सेलुकस के उसका सिकंदर के सेनापति सेलुकस। अब पढ़ेंगे 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद पुष्यमित्र शुंग ने, मौर्य वंश के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिए और वहां पे शुंग वंश की स्थापना की है। ठीक है, जो मौर्य वंश थे उनके सेनापति थे पुष्यमित्र, उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मार दिया और मारकर वहां पे शुंग वंश की नींव डाली। दूसरा क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त दूसरी राजधानी किस स्थान पर बनाई? तो पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त दूसरी राजधानी विदिशा पर बनाई। कहाँ बनाई? विदिशा पर बनाई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? तो पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण जाति का था। किसका दोस्त था? ब्राह्मण जाति का था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किस धर्म का उत्थान हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भागवत धर्म का उत्थान हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? भागवत धर्म का उत्थान हुआ था। कब? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भागवत धर्म का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आइए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत को किसके शासनकाल में दोबारा लिखा गया था? तो महाभारत को दोबारा जो है शुंग वंश के शासनकाल में लिखा गया था। 6 नंबर है कि भारहुत का स्तूप किसके शासनकाल में बनवाया गया था? भारहुत का स्तूप जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में बनवाया गया था। 7 नंबर है कि मनुष्य स्मृति तथा विष्णु स्मृति का संकलन, मनुष्य स्मृति तथा विष्णु स्मृति का संकलन किसके काल में हुआ था? शुंग वंश के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने कब से कब तक शासन किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 148 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। 9 नंबर है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था दोस्तों? देवभूति। 10 नंबर है कि शुंग वंश के शासनकाल में कौन कौन महत्वपूर्ण नगर थे? तो शुंग वंश के शासनकाल में महत्वपूर्ण नगर पाटलिपुत्र थे, अयोध्या था और जालंधर था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति की हत्या उसके अमात्य वसुदेव ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी और कब? तो वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी और 73 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया दोस्तों? 73 ईस्वी पूर्व में किया था। 13 नंबर है कि कण्व शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो कण्व शासकों ने 45 वर्षों तक शासन किया। 14 नंबर है कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था दोस्तों? सुशर्मा था। 15 नंबर है क्वेश्चन कि कण्व वंश किस प्रकार समाप्त हुआ? तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या उसके सेनापति सिमुक ने किया और इस तरह कण्व वंश को समाप्त कर दिया। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, इसको उसका सेनापति सिमुक ने मार दिया और इस तरह कण्व वंश का समाप्त हो गया।
16 नंबर है कि कड़ो वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो कड़ो वंश की समाप्ति के बाद मगध वंश पर सातवाहन वंश की स्थापना हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर की सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, सातवाहन राजवंश और किस नाम से जाना जाता है? तो सातवाहन राजवंश आंध्र राजवंश के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। 20 नंबर, सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सातवाहन वंश के किस शासक को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है? तो सातवाहन वंश के किस शासक को पश्चिम का शासक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को। 22 नंबर है कि सातवाहन वंश किस शासक ने शको, यवनों तथा पहलवों को परास्त किया? शको, यवनों तथा पहलवों को कौन सा परास्त किया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन क्या था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। आइए दोस्तों अगला देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण किए थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। 24 नंबर है कि शून्यवाद का संस्थापक नागार्जुन किसका समकालीन था? तो शून्यवाद का संस्थापक नागार्जुन गौतमीपुत्र सतकर्णी का समकालीन था। 25 नंबर क्वेश्चन है सातवाहनों का राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों का राजकीय भाषा प्राकृत था। क्या था दोस्तों? प्राकृत था। 26 नंबर है कि सातवाहन राजवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो सातवाहन जो राजवंश थे लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। अगला है क्वेश्चन 27 नंबर कि किस राजवंश के शासन काल में सांची के स्तूप तथा अमरावती के स्तूप की वेदिका तथा तोरण द्वारा बनाकर इसे नया रूप दिया गया? तो सातवाहन शासन काल में जो है इसको नया रूप दिया गया। कौन कौन सा? तो सांची का स्तूप और अमरावती के स्तूप, इन दोनों को जो वेदिका होता है, रेलिंग होता है और तोरण द्वार बनाकर सातवाहन नया रूप दिया गया था, ये सातवाहन शासन के काल में। थैंक यू दोस्तों।